हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम सोल्यूशन यूनिट की एक सीरीज चला रखी थी। तो आज हम पार्ट 6 के अंदर आए हैं, जिसके अंदर हम एक कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए नॉर्मेलिटी जो मेथड है उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने और वीडियो देखनी है तो जैसे पार्ट 5, पार्ट 4 वो आप जाके देख सकते हैं। जैसे मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी और मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, इनके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे नॉर्मेलिटी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पार्ट देखेंगे और नॉर्मेलिटी का किसके साथ क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। इसको कैपिटल एन से डिनोटेड किया जाता है। इसको किससे डिनोटेड किया जाता है? कैपिटल एन से। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसको किससे डिनोटेड किया जाता है भाई? कैपिटल एन से डिनोटेड किया जाता है। आप देख लेते हैं कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, या आप पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट के वो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाती है? उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहलाती है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये कैसे आई होगी वो हम आगे ड्राइव करेंगे। आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, जब हम एक दो एग्जांपल करेंगे और इसका फॉर्मूला करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो ध्यान, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि होता क्या है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, इसे कैपिटल एन से डिनोटेड करना है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो ये नीचे टर्म है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमने किसी और कंसंट्रेशन टर्म के मेथड के अंदर देखा था। किसके अंदर देखा था? हमने मोलैरिटी के अंदर देखा था। तो आप ये याद कर सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी है, इन दोनों के अंदर जो नीचे है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। ऐसे ये याद करने की ट्रिक है, या फिर कुछ भी लगा लो, ऐसे याद हो जाते हैं। उसके मोलैरिटी के अंदर क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट नहीं है, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, हमारे पास दो चीजें होती हैं। हमारे पास दो चीजें होती है, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है हमारे पास मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट, या फिर अगर आप मोलर मास बोल सकते हो उसको। ठीक है, क्या होता है भाई? मोलिकुलर वेट। मैं से लिख देता हूं मोलिकुलर वेट, या आप उसे मोलर मास भी बोल सकते हो। जब हम नंबर ऑफ मोल निकालते थे, जब हम नंबर ऑफ मोल निकालते थे तो क्या हो जाता था? तो हमें क्या था? गिवन वेट या फिर मास, जितना हमें मास दे रखा है अपॉन में मोलर मास या फिर मोलिकुलर वेट, ये हो जाता था। अब मोलिकुलर वेट तो हो गया ये, या फिर ठीक है, मोलिकुलर वेट क्या हो गया भाई? ये हो गया, ये नीचे वाला। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हम इस हमारे फॉर्मूले के अंदर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास, जितना हमें मास दे रखा होगा किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ पर मोलर मास था। ठीक है, मोलिकुलर वेट था, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है। ऊपर सेम है, ऊपर सेम है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? ये तो गिवन होगा। देखो हमें क्या होगा, जो हमें न्यूमेरिकल मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, उसके अंदर ये हमें गिवन होगा। ठीक है, मान लिया अगर हमें एमएल के अंदर दे रखा तो वो तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, लीटर के अंदर हमें ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा? ये इससे निकलेगा, इससे। ठीक है, गिवन वेट या गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? इसे निकालना सीखते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे थे? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट। क्या होता है भाई? मोलिकुलर वेट बाय में एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है ये हम देखेंगे। आप इसे मोलर मास भी बोल सकते हो। ठीक है, मोलर मास, अगर आपको कंफ्यूजन हो। मोलर मोलर मास। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया? यहां पे लिख देते हैं हम मोलर मास। ठीक है, अब एन फैक्टर, ये ध्यान से सुनना, बिल्कुल ही ध्यान से सुनना। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर क्या होता है? बिल्कुल ही ध्यान से सुनना है। अगर हमें एसिड दे रखा हो, ठीक है,
अगर हमें एसिड दे रखा हो तो वो कितने H पॉजिटिव आयन देगा सोल्यूशन के अंदर, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, मतलब हमें अगर हमें एसिड दे रखा हो तो हमें उसकी बेसिसिटी लेनी है। अगर हमें कोई भी एक बेस दे रखा हो, अगर हमें कोई भी एक बेस दे रखा हो तो वो कितने OH नेगेटिव आयन देगा, वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। ठीक है, ये। और अगर हमें कोई भी साल्ट दे रखा है, साल्ट, तो साल्ट के अंदर जो भी हमारे पास कैटायन होगा, जो भी हमारे पास कैटायन होगा, कैटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, वो कहलाएगा। ठीक है, एन फैक्टर। अभी देख लेते हैं, अभी कैसे होगा, क्या होगा, कुछ होगा, हम देख लेते हैं अच्छे से। तो हम क्या देख रहे थे, एन फैक्टर, कि एन फैक्टर होता क्या है। मान लिया मेरे पास एन फैक्टर देख रहे थे हम। ठीक है, ये देख रहे थे। मान लिया मेरे पास दिया गया है H2SO4, एग्जाम्पल के लिए मान लिया H2SO4 दिया गया है, तो इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, हमें पता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास। हमने देखा था मोलर मास बाय में एन फैक्टर। ठीक है, ये देखा था। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो H2SO4 का जो मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है H2SO4 का, वो सबको पता है कितना होता है, 98 ग्राम। ठीक है, 98 ग्राम होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे आया है, तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो H2SO4 का जो मोलर मास है वो 98 ग्राम होता है। ठीक है, अब इसका एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होगा क्या इसका, ये कितने एस पॉजिटिव आयन देगा, ये 2 एस पॉजिटिव आयन देगा। तो 2 इसका क्या हो गया भाई, एन फैक्टर हो गया। मतलब 2 इसकी, ये क्या है, ये इस एसिड की बेसिसिटी है, ये क्या है भाई, इसकी बेसिसिटी है। दोनों चीज आ गई हमारे पास। तो अब लिख देते हैं मोलर मास कितना है, 98, और एन फैक्टर हमारे पास 2 आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट आ गया। ठीक है, और अब जब हम न्यूमेरिकल के अंदर कुछ दिया होगा तो हम उसके अंदर रख देंगे इसे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैंने लिया भाई, मैंने क्या मान लिया, HCl ले लिया। तो ये कितने एस पॉजिटिव आयन देगा, बताओ। ये एक एस पॉजिटिव आयन देगा, इसका मतलब ये क्या है, एक मोनोबेसिक एसिड है। क्या इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये एक मोनोबेसिक एसिड है। HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो ये कितने एस पॉजिटिव आयन देगा, एक ही देगा, ये भी क्या है भाई, मोनोबेसिक है। उसके बाद मान लिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिया था, H2SO4, ये 2 एस पॉजिटिव आयन दे रहा था, तो ये क्या है, डायबेसिक है। ये क्या है, डायबेसिक है भाई। मान लिया H3PO4 लिख दिया। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, जो फोस्फोरस है वो 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब यहां पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और हमारे पास 1, 2 और 3, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन बच गए 3, यहां पर ये यहां पर अटैच होंगे। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच होंगे, वो मतलब ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन। तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचकर इसे बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। वैसे ही ये क्या क्या करेगा, इसे भी बाहर निकाल देगा, इसे ही क्या करेगा, इसे ही बाहर निकाल देगा। इसके अंदर से 3 एस पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, तो ये क्या है भाई, ट्राइबेसिक है ये। तो 3 एस पॉजिटिव आयन देगा। और एस थ्री पीओ थ्री में के अंदर क्या है, ये 2 एस पॉजिटिव, ये भी क्या है भाई, डायबेसिक है, ये ट्राइबेसिक था, ये क्या है, डायबेसिक। अब ये इसने 2 क्यों रिलीज किए हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं 2 क्यों रिलीज किए हैं। क्यों रिलीज किए हैं 2, यहाँ पे मेरे पास फोर्स है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और हमारे पास एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 हमारे पास ये। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। यहाँ पे H3PO4 के अंदर जो एक हाइड्रोजन, H3PO4, 1 2 3 4, हाँ 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास 3 थे, ठीक है, ये नहीं आएगा अभी। ठीक है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे H3PO3, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 3 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को विड्रा करके इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो 2 एस पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा। इसका मतलब क्या है, तो जो हमारा H3PO3 है वो क्या है, डायबेसिक है, 2 एस पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। ठीक है, बात कर लेते
के बारे में, किसके बारे में, साल्ट के बारे में। अगर हमें साल्ट दिए गए हो और उनका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या होगा। मान लिया मेरे पास Na पॉजिटिव दिया है, मतलब साल्ट के अंदर क्या था, एन फैक्टर क्या था भाई, जो हमारा पास साल्ट है, जो हमारे पास साल्ट है उसके अंदर जो कैटायन होगा, जो उसके अंदर कैटायन होगा उस पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो एन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। अब मान लिया मेरे पास NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये साल्ट है। अब कैटायन तो कैटायन का काम ये करेगा और एनायन का काम भाई ये करेगा, क्लोरीन नेगेटिव। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन का काम करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन का काम करेगा ये। ठीक है। अब कैटायन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही मान लिया यहां पर मेरे पास क्या है, इसका जो मोलर मास होता है, इसका जो मोलर मास होता है कितना होता है, 23। और जो इसका जो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 होता है। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया भाई, 23 ग्राम, अगर हम Na पॉजिटिव को लेकर चले तो ये। ठीक है, ये लेकर चले तो। वैसे ही अगर मान लिया मैं अगर किसको लेकर चलूं, Mg2 पॉजिटिव को लेकर चलूं, Mg2 पॉजिटिव, अब क्या होगा। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ये 24, और बाय में इसकी ये जो कैटायन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2 है ये, तो मैं हमारे पास कितना आ गया, 12 ग्राम आ गया ये। ठीक है, ये हमारे पास 12 ग्राम आ गया। अगर मैं एल्यूमिनियम का लेकर चलूं, 3 पॉजिटिव, तो इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास कितना, अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाले, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट निकाले, तो इसका जो सबसे पहले मोलर मास कितना है, 27। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 9 ग्राम। तो ऐसे ही निकालना है। ठीक है, वैसे अगर आपको बेस दे रखा हो तो उसमें OH नेगेटिव आपको फाइंड आउट करने हैं। मान लिया जैसे देखो, देख लेते हैं हम बेस के बारे में, देख लेते हैं। हम देख लेते हैं बेस के बारे में। मान लिया मेरे पास एक बेसिक सा एग्जांपल ले लिया, NaOH, ये मेरे पास कोई भी एक बेस है। अब इसका कैसे निकालेंगे। बेस की हमेशा देखी जाती है कि वो OH नेगेटिव आयन कितने रिलीज कर रहा है, और वो इसकी क्या हो जाती है, एसिडिटी होती है। क्या होती है भाई, बेस की एसिडिटी होती है। अब यहाँ पर एन फैक्टर NaOH का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर मेरे पास क्या हो, MgOH ट्वाइस हो तो क्या होगा, तो इसका हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अच्छे से निकालना आ गया होगा। और इक्विवेलेंट और एन फैक्टर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास, अगर हमारे पास एसिड हो तो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, यानी कि एस पॉजिटिव आयन कितने रिलीज करेगा। अगर हमारे पास क्या दे रखा हो भाई, बेस दे रखा हो, तो वो OH पॉजिटिव देखते, OH नेगेटिव आयन देखते हैं। ठीक है, इसकी एसिडिटी कहलाती है। और अगर हमारे पास साल्ट दे रखा हो, उसका क्या देखा जाता है भाई, उसका क्या देखा जाता है साल्ट का, क्योंकि कैटायन के ऊपर कितना क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है, चलो इसे सोल्व करते हैं। ए सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग, एक सोल्यूशन वो प्रिपेयर किया गया है डिजोल्व करके 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, इस सोल्यूशन की हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो सोल्व कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है, यहां पर सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा है सोल्यूट का। सोल्यूट का काम कौन कर रहा है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, जैसा कि मैंने पीछे निकालना सिखाया था। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट या फिर H2SO4 क्या था, मोलर मास बाय में, मोलर मास बाय में एन फैक्टर, ना एन फैक्टर तो वो था उसके अंदर निकालेंगे। ये था मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट था नीचे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे भाई, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। मोलर मास कितना है, 98, बाय में एन फैक्टर, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितने, इसकी क्या है भाई, बेसिसिटी कितनी है, 2 देगा, ये डायबेसिक है तो यहाँ पे 2, कितना हो गया हमारे पास, 49 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये हो गया इतना।
यहाँ पे गिवन वेट आएगा। ओके, अब हमें ग्राम वेट निकालना है, क्या आएगा, गिवन वेट कितना है 0.49 अपॉन में ये इक्विवेलेंट वेट कितना आया, इतना आया, तो कितना आएगा 0.1। ठीक है, इतना आ गया, नहीं 0.01 आएगा, 0.01। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, कितना निकल के आया हमारे पास 0.01 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 100 ml है, इसको किसके ml के अंदर दे रखा है, हमें लीटर के अंदर लेना है, तो बाय में 1000 करते हो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 लीटर आ जाएगा। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0.1, या आप n लिख दो ऐसे, या आप क्या लिखो 0.1 इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया इसका। आई होप आपको इससे से आपको इस न्यूमेरिकल से थोड़ा सा और क्लियर समझ में आया होगा नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखा, ये था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हमें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ये निकाले, ये निकाले। अब इसका फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट हमारे पास उनको दिया गया था, ये दिया गया था, देखो भाई ये दिया, ठीक है, ये दे दिया। और इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट हमने यहां से निकाला मोलर मास अपॉन में, मोलर मास हमें पता था 98 होता है, और एन फैक्टर हमें यहां से निकाल दिया, देखो एन फैक्टर ये जो ये डाइबेसिक होता है H2SO4, यानी ये दो एच रिलीज करता है 249 ग्राम। जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास 0.01 लीटर आ गया। अब नॉर्मेलिटी निकालेंगे, हमारे पास दोनों चीजें आ गई, ये आ गया और ये आ गया, नॉर्मेलिटी निकाल दो, 0.01 बाई में 0.1 लीटर। अब ये हमें एमएल के अंदर दिया गया था, ये लीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, किसे कैसे कर लिया, बाई में 1000 करके, और हमारे पास ये आ गई नॉर्मेलिटी आ गई। ये था भाई, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई एक नोट है, इस नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर नॉट बेटर टर्म्स बिकॉज बोथ डिपेंड अपॉन वॉल्यूम विच चेंज विद टेम्परेचर। देखो भाई ये हमने मोलैरिटी के अंदर भी किया था, देखो मोलैरिटी के अंदर क्या था, हमने किया था नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये किया था। और नॉर्मेलिटी के अंदर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आप देख पा रहे हैं कि मोलैरिटी के अंदर भी और नॉर्मेलिटी के अंदर भी हम वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। और हमें पता है जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। और अगर हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो गया तो जो हमारी मोलैरिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, ये तो हमने देखा। वैसे ही नॉर्मेलिटी होती है ये, तो जैसे ही वॉल्यूम चेंज होगा जो हमारी जो मोलैरिटी है वो भी तो चेंज होगी, वैसे ही हमारी नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की। कैसे, अगर हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी हमने वैल्यू निकाल दी मोलैरिटी की या नॉर्मेलिटी की, या फिर कोई भी मैंने क्या किया सोल्यूशन बनाया, मान लिया मैंने मैंने एक्स मोलर का, यानी मैंने क्या बनाया, टू मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाया, फिर टू नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, या टू नॉर्मल का सोल्यूशन बनाया। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा इनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इनके अंदर हम वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, और वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। हाँ, जो मोलैलिटी था वो सही था, जो इसे स्मॉलर एम से डिनोटेड किया जाता है, किससे, मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉलर एम से डिनोटेड किया जाता है। ये ठीक था भाई, ये क्यों ठीक था, क्योंकि इसके अंदर हम मास ऑफ सॉल्वेंट का यूज कर रहे थे, और वो भी किलोग्राम के अंदर, जो जिसका टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा था, जितना हमने निकाल दिया उतनी उसकी वैल्यू रह रही थी। इसलिए ये जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी उसको हम बेटर टर्म नहीं मानते हैं, क्योंकि जो इनकी वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है, ठीक, क्योंकि इनके अंदर हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। इतना समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ, देखो भाई जब हम दो सोल्यूशन है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है, ये देखो ये बीकर है, ये मेरे पास क्या है, दूसरा बीकर है, ठीक है, इसकी इस सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी हो N1 है, इसकी मेरे पास वॉल्यूम है वो V1 है। वैसे ही इसकी जो नॉर्मेलिटी हो N2 है, इसका जो क्या है मेरे पास वॉल्यूम है वो V2 है। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, आपस में मिक्स कर देंगे, तो इनका जो वॉल्यूम है वो तो ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मेलिटी है वो एक नई नॉर्मेलिटी निकल के आएगी हमारे पास, ठीक है, यही कह रहा है। तो
जो नई नॉर्मेलिटी निकल के आएगी वो किस बेसिस पर आ रही है, वो ये इक्वेशन एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? मान लिया मेरे पास सोल्यूशन 1 का ये था, सोल्यूशन 2 का ये था। अगर हमें नई नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हमें n3 ऐसे निकाल सकते हैं, n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर इस पर बेस्ड ऐसे कोई न्यूमेरिकल आए तो आप ऐसे इजिली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा भाई? इस वीडियो के अंदर क्या देखा हमने? हमने इसके अंदर देखा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी देखा और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखा। ठीक है, और जैसे इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एक हमने एक एग्जांपल देखा, और हमने एक इक्वेशन की n1v1 और n1v1 प्लस n2v2 ये देखा इज इक्वल टू n3। जब कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है, कोई भी दो सोल्यूशन है और आपस में मिक्सअप हो जाए तो उनकी नई नॉर्मेलिटी क्या होगी, हमने ये देखा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नॉर्मेलिटी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपको बुक से मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।